हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश माध्यम। तो आज का हमारा पैसेज है चेंज रियलिटी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं किसके बारे में है। नेशंस राइज टू पावर ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ देयर इकोनॉमीज। कह रहा है कि दुनिया भर के राष्ट्र ताकत को पाते हैं, सत्ता को पाते हैं अपनी मजबूत आर्थिक स्थिति होने की वजह से, एंड बाई एक्सटेंशन, और इसी के परिणाम की वजह से, क्योंकि इनकी इकोनॉमी बड़ी मजबूत रहती है, वो ट्रेड पर भी अपना प्रभुत्व जमाते हैं। उनका ट्रेड भी है जो वो मजबूत होता है। हिस्टोरिकली, ऐतिहासिक रूप से कंट्रीज जैसे कि यूनाइटेड किंगडम, जापान, यूनाइटेड स्टेट्स, चाइना हैव कंबाइंड इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी। उनके पास जो आर्थिक मजबूती थी, प्रॉस्पेरिटी मतलब उनके पास जो पैसा था, वेल्थ थी, उन्होंने अपनी इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी का फ़ायदा उठाते हुए मैरीटाइम डोमिनेंस भी बना ली। मतलब जितने भी समुद्र में क्षेत्र हैं उसमें भी अपनी प्रभुत्वता दिखाई। इंडियाज वीक शिपिंग सेक्टर रिफ्लेक्ट्स इट्स जियोपॉलिटिकल पोजीशन। कह रहा है कि भारत का जो अपना कमज़ोर शिपिंग सेक्टर है, जो हमारे यहाँ जो शिपिंग सेक्टर है, मतलब जो माल वाल ढोने वाले जो जहाज हैं, उसमें जो हमारी कमजोरी है वो हमारी भू राजनीतिक स्थिति को दर्शाती है। येट फिर भी इट्स सी फेयरर्स, भारत के जो सी फेयरर्स हैं, सी फेयरर्स मतलब जो सेलर्स हो गए, नाविक हो गए, जनरेट बिलियंस ऑफ डॉलर्स, बहुत ज़्यादा पैसे कमाते हैं इन फॉरेन एक्सचेंज करके, वाइल फेसिंग रिस्क फ्रॉम पायरेसी, और साथ ही साथ इनको रिस्क भी रहता है पायरेसी मतलब समुद्री डकैती का, और जितनी भी दुनिया भर में टेंशन चल रही है, भू राजनीतिक जो टेंशन्स है, उसका भी सामना इनको करना पड़ता है। द रीसेंट कॉन्फ्लिक्ट विद ईरान showed that control of strategic waterways can be as consequential as economic sanctions। कह रहा है कि हाल ही में जो ईरान के साथ जो कॉन्फ्लिक्ट हुई यूएसए और इजराइल की, उसने ये दिखाया कि अगर आपके पास रणनीतिक वाटरवेज के ऊपर कंट्रोल है, मतलब ऐसे समुद्री रास्तों के ऊपर कंट्रोल है जिनकी रणनीतिक इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है, तो वो उतने ही प्रभावी हो सकते हैं जितना कि एक आर्थिक सैंक्शन हो सकते हैं। जिस तरीके से यूएस ने ईरान के ऊपर इकोनॉमिक सैंक्शन लगाकर जितना प्रभाव डाला होगा, उसी क्योंकि ईरान के पास स्ट्रेटजिक वाटरवेज के ऊपर कंट्रोल था, उसने उतना ही परिणाम यूएस पे भी डाला। बाई लेवरेजिंग द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, कह रहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का फायदा उठाते हुए ईरान एक्सपोज्ड अ क्रिटिकल वर्नेबिलिटी इन द ग्लोबल इकोनॉमिक। ईरान ने दुनिया भर में जो दुनिया भर की ग्लोबल इकोनॉमी है उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण कमियां जाहिर की हैं, उजागर कर दी हैं। डिसरप्शन टू एनर्जी फ्लोज इम्पोज्ड कॉस्ट फार बियॉन्ड द बैटलफील्ड एंड द इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस। कह रहा है कि ये जो एनर्जी फ्लोज में, मतलब वहाँ से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में कब्जा हो गया था और इस जो ईरान था वो किसी को जाने नहीं दे रहा था, तो जो एनर्जी फ्लो में बाधाएं आई थी उसने बहुत ज़्यादा एक तरीके से कॉस्ट पूरी दुनिया को देनी पड़ी, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा खर्चा दुनिया का हुआ और वो बैटल फील्ड में जो भी हो रहा था उससे ज़्यादा घातक था। और जो उसके आर्थिक परिणाम थे appear to have played a significant role in shaping the US response। ऐसा दिखा कि उसने बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा किया यूएस के रिस्पॉन्स को बनाने में। मतलब ईरान ने जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर कंट्रोल दिखाया और दुनिया भर में बड़े बड़े देश जैसे भारत, चीन जैसे देशों की आर्थिक स्थिति को चोट पहुंचाई, क्योंकि यहाँ पे तेल आ नहीं पा रहा था। इसी वजह से यूएस जैसे बड़े देश को भी मजबूर होना पड़ा अपनी एक्शन को सोचने में कि क्या वो और ज़्यादा तगड़ा अटैक करें या ना करें। फ्रॉम अ शिपिंग पर्सपेक्टिव, कह रहा है कि अगर हम शिपिंग के दृष्टिकोण से देखें और हॉर्मुज के जो इंटरेस्ट है उसके दृष्टिकोण से देखें, ईरान में हैव सिक्योर्ड स्ट्रेटजिक गेन। तो ऐसा लगता है कि ईरान ने एक तरीके से रणनीतिक फ़ायदा उठा लिया है, उसने एक स्ट्रेटजिक गेन पा लिया है, बजाय कि बहुत ज़्यादा उसको डैमेज सहना पड़ा इजरायली और यूएस बॉम्बिंग की वजह से। ठीक है, उसके बावजूद भी ईरान ने अपनी जो पोजीशन है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में उसको मजबूत कर लिया है। इवन एज द अटैक्स ऑन लेबनान कास्ट अ शेडो ओवर द पीस डील। कह रहा है कि जबकि जो अटैक्स थे लेबनान के ऊपर, कास्ट अ शेडो का मतलब कि एक तरीके से माहौल ख़राब करना या फिर किसी चीज़ के लिए ख़तरा बनना, कि ये जो पीस डील हो रही थी
इसके लिए इसको लेकर वो माहौल ख़राब कर रहे थे। ईरान ने ये अनाउंस किया दैट द पर्शियन गल्फ स्टेट अथॉरिटी, जो इन्होंने अथॉरिटी बनाई थी, इट्स सेटअप जो इन्होंने बनाई थी ड्यूरिंग द वॉर के दौरान, विल बी द सोल अथॉरिटी, वो एक सिंगल अथॉरिटी होगी दैट विल हैंडल द स्टेट ऑफ हॉर्मुज ट्रांजिट, जो कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज में होने वाले जो ट्रांजिट हैं, मतलब जो जहाज़ों का वहाँ से गुजरना है, उसको पूरी तरीके से कंट्रोल करेंगी। द मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग इनविसेजेस लिफ्टिंग सैंक्शंस ऑन ईरान, कह रहा है कि जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हुआ है ईरान और यूएस के बीच में, उसमें ये हम इनविसेज का मतलब होता है इमेजिन करना, ठीक है, उम्मीद करना। हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि जो ईरान के ऊपर सैंक्शन लगाए गए हैं यूएस द्वारा, उसको लिफ्ट किया जाएगा। एंड ऑन शिप्स सर्विंग ईरानियन ट्रेड, और जो ईरानियन ट्रेड में जो शिप्स इन्वॉल्व हैं उसके ऊपर भी सैंक्शंस हटा लिया जाएगा। इट ऑल्सो मैंडेट्स ईरानियन टॉक्स, कह रहा है कि इस मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग ने ईरानियन को भी एक तरीके से मजबूर किया है कि वो बात करें विद ओमान के साथ, अदर गल्फ स्टेट के साथ, किसके ऊपर, ऑन मैरीटाइम एडमिनिस्ट्रेशन इन द स्टेट ऑफ हॉर्मुज, कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज में किस तरीके का एडमिनिस्ट्रेशन होगा, किस तरीके से कंट्रोल होगा, किसका किसका कंट्रोल होगा, है ना, इसके ऊपर वो बातचीत करें। प्रीवियसली, पहले, वेसल्स ट्रांजिटिंग द स्ट्रेट नाइदर पेड टोल्स नॉर रिपोर्टेड टू ईरान और ओमान, स्टेट ऑफ हॉर्मुज से निकलने वाले जो वेसल्स थे, जहाज़ थे, है ना, इसमें जितने भी मतलब माल रहता है जिसमें, वो वहाँ से जब निकलते थे तो ना ही उनको टोल देना पड़ता था और ना ही ईरान और ओमान की अथॉरिटियों को बताना पड़ता था, मगर अब करना पड़ रहा है। वेदर और नॉट द न्यू फ्रेमवर्क रिजल्ट्स इन ट्रांजिट फीस इज लेस इंपॉर्टेंट दैन द रियलिटी, कह रहा है चाहे मानो या ना मानो कि ये जो नया सिस्टम आया है जिसकी वजह से अब जहाज़ों को टैक्स देना पड़ेगा, ट्रांजिट फीस देना पड़ेगा, उतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है जितना कि जो रियलिटी है। वो रियलिटी क्या है, दैट शिपिंग कंपनीज, कि अब जो शिपिंग कंपनीज हैं मस्ट नाउ अकाउंट फॉर ईरान एज अ डिसाइसिव स्टेक होल्डर इन द स्टेट ऑफ हॉर्मुज, कि अब उनको ईरान को स्टेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर एक डिसाइसिव स्टेक होल्डर की तरह से देखना होगा। मतलब कि अब ये देखना होगा कि जो ईरान है अब उसकी ज़्यादा पकड़ है, उसका ज़्यादा कंट्रोल है स्टेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर, मतलब अब वो ईरान को नज़रअंदाज नहीं कर सकती। इसीलिए पहले बोला गया है कि अब एक तरीके से उनको ईरान को बताना होगा कि वो स्टेट ऑफ हॉर्मुज से जा रहे हैं, जबकि पहले ऐसा नहीं था। फॉर इंडिया, इंडिया के लिए, द कॉन्फ्लिक्ट हैज़ एक्सपोज द मेजर स्ट्रेटजिक वीकनेस, इस कॉन्फ्लिक्ट ने भारत के जो रणनीतिक कमजोरियां थी, वीकनेस थी, उसको उजागर कर दिया है। डिस्पाइट द स्टेट ऑफ हॉर्मुज बीइंग वाइटल टू इट्स एनर्जी सिक्योरिटी, कह रहा है कि भारत के लिए स्टेट ऑफ हॉर्मुज बहुत ज़रूरी था, उसके बावजूद भी द डिसरप्शन एक्सपोज द एब्सेंस ऑफ अ क्रेडिबल कंटिजेंसी प्लान फॉर सच इवेंचुअलिटीज़। इवेंचुअलिटीज़ का मतलब होता है फ्यूचर घटनाएं, फ्यूचर की घटनाएं जो हो सकती हैं। कंटिजेंसी प्लान का मतलब होता है कि दूसरा प्लान, कोई बैकअप प्लान या प्लान बी कह सकते हो। कह रहा है कि इसने ये उजागर किया कि भारत के पास संभावित घटनाओं के लिए, जो घटनाएं हो सकती हैं या दुर्घटनाएं हो सकती हैं स्टेट ऑफ हॉर्मुज या उसकी एनर्जी को लेकर, उसके पास कोई प्लान भी है ही नहीं। इंडियाज़ एलपीजी स्ट्रेटजी रिलाइज हेवनली ऑन इम्पोर्ट, कह रहा है कि भारत की जो एलपीजी की रणनीति है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्ट्स के ऊपर रिलाई करती है, मतलब हम लोग बाहर से बहुत ज़्यादा मंगवाते हैं अपने एलपीजी। मूविंग थ्रू स्टेट ऑफ हॉर्मुज, जो कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज से होकर गुजरती हैं। सपोर्टेड बाई अ लिमिटेड फ्लीट ऑफ इंडियन फ्लैग कैरियर्स, और इनको सपोर्ट करने के लिए बहुत ही कम हमारे पास इंडियन फ्लैग कैरियर्स हैं, मतलब जो सामान लाते जाते हैं। एंड अ टाइटली शेड्यूल्ड सप्लाई चेन विद लिटिल लॉन्ग टर्म कैबिन स्टोरेज, और जो सप्लाई चेन है वो बहुत ही ज़्यादा एक तरीके से स्ट्रिक्ट टाइम वाली है कि इसी समय आना है, इसी समय जहाज़ को आना है, इसी मतलब इतने जहाज़ आने हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत जल्दी हम लोग पास ऐसा कुछ एडवांटेज है। और हमारे पास जो कैबिन स्टोरेज का मतलब होता है कि अंडरग्राउंड स्टोरेज नहीं है एलपीजी को लेकर।
सिमिलर वल्नरेबिलिटीज अफेक्टेड अदर फ्यूल सप्लाईज टू। कह रहा है कि इसी तरीके की जो हमारी कमजोरियां हैं उसने दूसरे फ्यूल की सप्लाईज को भी प्रभावित किया है। मैनी कंट्रीज आर नाउ रीअसेसिंग देयर डिपेंडेंस ऑन द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। कह रहा है कि बहुत से कंट्रीज जो हैं अब वो एक तरीके से रीअसेस कर रहे हैं, रीएवल्यूएट कर रहे हैं कि कितना ज़्यादा वो निर्भर हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर। द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स इज परस्यूइंग अ जीरो हॉर्मुज डिपेंडेंसी। कह रहा है कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स जो है वो जीरो हॉर्मुज डिपेंडेंसी वाली स्ट्रेटजी को पाने की कोशिश कर रहा है। परस्यू करना मतलब फॉलो करना या फिर पाने की कोशिश करना। स्ट्रेटजी बाय स्ट्रेथिंग अल्टरनेटिव इंफ्रास्ट्रक्चर एंड रूट्स। और किस तरीके से वो ऐसा करने की कोशिश कर रहा है, वो चाह रहा है कि वो अपना एक अलग अल्टरनेटिव इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाए, रूट्स बनाया जाए, ताकि जो हॉर्मुज के ऊपर डिपेंडेंसी है, उसकी निर्भरता है, वो काफ़ी कम की जा हो सके। इंडिया मस्ट ड्रॉ लेसन्स फ्रॉम द क्राइसिस। कह रहा है कि भारत को इस समस्या से सीखना चाहिए। डाइवर्सिफाइंग सप्लाई चेन्स, अपनी सप्लाई चेन को डाइवर्सिफाई करना चाहिए। जरूरी नहीं है कि हम सारा जो है ये क्या कहते हैं ईरान और स्टेट ऑफ हॉर्मुज से सारी अपनी एलपीजी मंगाएं। इन्वेस्टिंग इन अल्टरनेटिव मैरीटाइम एंड लैंड कॉरिडोर्स। कह रहा है कि भारत को अलग जो अल्टरनेटिव रूट हैं, कॉरिडोर मतलब पैसेज हैं, चाहे वो समुद्री हो या फिर लैंड वाले हैं, उसके ऊपर इन्वेस्ट करना चाहिए। एंड स्ट्रेथनिंग स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप, और अपनी रणनीतिक पार्टनरशिप को मजबूत करना चाहिए। शुड बिकम प्रायोरिटीज, और ये हमारी सबसे पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। प्रोजेक्ट सच एज चाबहार ऑफर्ड प्रिसाइजली सच एन अपॉर्चुनिटी। कह रहा है कि प्रोजेक्ट जैसे कि चाबहार पोर्ट था, उसने इसी तरीके का अवसर हमको दिया था, बट इंडिया गेव अप ऑन इट। लेकिन भारत ने उसको त्याग दिया, उसको क्या कहते हैं छोड़ दिया। फॉर इंडिया, भारत के लिए रिड्यूसिंग डिपेंडेंस ऑन द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, कि वो अपनी जो निर्भरता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अगर वो कम करना चाहता है, इज़ नो लॉन्गर जस्ट एन इकोनॉमिक गोल। ये सिर्फ एक आर्थिक हमारा ऑब्जेक्टिव नहीं है, सिर्फ आर्थिक ही गोल नहीं है, इट इज़ अ स्ट्रेटजिक नेसेसिटी। ये रणनीतिक आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि कल को जब यहाँ पे युद्ध चल रहा है, कल को हमारे यहाँ सप्लाई बंद हो रही है, तो हम रणनीतिक रूप से भी काफ़ी ज़्यादा फंस रहे हैं। मान लो हमारे यहाँ भी यहीं पर वॉर स्टार्ट हो जाए, है ना, तो बहुत ज़्यादा हमारे लिए कमजोरी है। सिर्फ आर्थिक स्थिति वाली बात नहीं है, रणनीतिक आवश्यकता है कि हम अब इस कमजोरी से अपने आप को मुक्त करें। चलो भाई, आप क्वेश्चन करो। According to the passage, why is Iran considered to have secured strategic gain despite suffering heavy military damage? कह रहा है कि पैसेज के अनुसार क्यों ऐसा कहा गया है पैसेज में कि ईरान ने एक रणनीतिक गेन पा लिया है, भले ही उसको बहुत ज़्यादा मिलिट्री डैमेज सहना पड़ा हो। बताओ क्यों? इट सक्सेसफुली फोर्स यूएस टू लिफ्ट इकोनॉमिक सेंक्शन, क्योंकि उसने यूएस को मजबूर कर दिया है इकोनॉमिक सेंक्शन उठाने के लिए। ये एक पार्ट जरूर है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग का। क्या मतलब यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसी वजह से ऐसा है? नहीं। इट इस्टेब्लिश्ड सोल अथॉरिटी ओवर क्रिटिकल ग्लोबल मैरीटाइम ट्रांजिट। ये कह सकते हैं कि उसका ही सिर्फ एक अकेला कंट्रोल आ गया है उस ट्रांजिट के ऊपर, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर। इसी वजह से ये कहा जा रहा है कि भले ही उसको नुकसान तो झेलना पड़ा है, मगर स्ट्रेटजिक गेन उसको हुआ है। तो बी हमारा करेक्ट आंसर है। इट साइंड अ बाइंडिंग पीस डील करी है इजराइल और स्टेट ऑफ लेबनान के साथ, ऐसा कहीं नहीं बताया गया है। इट ब्लॉक नेबर्स फ्रॉम यूजिंग अल्टरनेटिव ट्रेड रूट्स, उसने अपने नेबर्स को ब्लॉक कर दिया है कि वो दूसरा ट्रेड रूट ना यूज़ कर पाए, ऐसा कहीं नहीं बताया गया। तो बी हमारा करेक्ट आंसर है। जीरो हॉर्मुज डिपेंडेंसी का क्या मतलब है जो यूएई करने की कोशिश कर रहा है? भाई वो दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की कोशिश कर रहा है ना। वो ये चाह रहा है कि पूरी तरीके से डिपेंडेंसी है जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर वो कम हो जाए। इरेडिकेशन ऑफ द नेशंस रिलायंस ऑन मैरीटाइम ट्रेड रूट्स, सारे ट्रेड रूट्स को ख़त्म करने की बात हो रही है यहाँ पे कि हर जगह से निर्भरता खत्म कर दो, सामान कैसे आएगा फिर? नहीं। रिफ्यूजिंग टू पे ट्रांजिट फीस देने से मना करना, नहीं। एक्टिव डेवलपमेंट ऑफ अल्टरनेटिव इंफ्रास्ट्रक्चर टू वाटरवे, हाँ, एक तरीके से क्या है कि डेवलपमेंट करना अल्टरनेटिव इंफ्रास्ट्रक्चर का, ताकि वो जो वाटरवे है, यहाँ पे देखो एक है, यहाँ पे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की बात हो रही है, उसको बाईपास किया जा सके। सी हमारा करेक्ट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स हैज प्राइमरली एक्सपोज इंडियाज मेजर स्ट्रेटजिक वीकनेस ड्यूरिंग द कॉन्फ्लिक्ट? कह रहा है कि कौन से ऐसे फैक्टर थे जो कि जिसने भारत की कमजोरियां, रणनीतिक कमजोरियां दिखाई हैं इस कॉन्फ्लिक्ट के दौरान।
कंप्लीट डिपेंडेंसी है हमारी फॉरेन फ्लैग कैरियर है हमारे पास, नहीं हमारे खुद के हैं, बस लिमिटेड है, ये जरूरी है। द एब्सेंस ऑफ अ डिपेंडेबल कंटिजेंसी फ्रेमवर्क, हमारे पास प्लान बी नहीं है, एंड स्टोरेज कभी, और स्टोरेज भी नहीं, बिल्कुल सही। यही एक सबसे बड़ी कमजोरी है कि हमारे पास कोई प्लान बी है ही नहीं, हमारे पास स्टोरेज है ही नहीं। अकॉर्डिंग टू द ऑथर के अनुसार, व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चरल शिफ्ट दैट शिपिंग कंपनीज मस्ट नाउ एक्सेप्ट रिगार्डिंग द स्टेट ऑफ हॉर्मुज। ऑथर के अनुसार अब क्या सबसे बड़ा एक स्ट्रक्चरल चेंज आ रहा है कि जो शिपिंग कंपनीज को अब एक्सेप्ट करना पड़ेगा स्टेट ऑफ हॉर्मुज में। पहले उनको किसी तरीके का टोल नहीं देना पड़ता था, किसी तरीके की परमिशन नहीं चाहती थी, मगर अब उनको ईरान और ओमान को बताना होगा। द मैंडेटरी इम्पोजिशन ऑफ हाई ट्रांजिट फीस ऑन ऑल कमर्शियल वेसल, क्या एक इम्पोजिशन मैंडेटरी इम्पोजिशन ऑफ हाई ट्रांजिट फीस, क्या एक बहुत हाई ट्रांजिट फीस देना पड़ेगा हर कमर्शियल वेसल के ऊपर? नहीं, ये मेन चेंज नहीं है, ये इंपॉर्टेंट चेंज नहीं बताया गया था। द नेसेसिटी ऑफ ऑब्टेनिंग क्लियरेंस फ्रॉम बोथ ईरान एंड ओमान बिफोर सीलिंग, कह रहा है कि क्लियरेंस पाना होगा ईरान और ओमान से सील करने से पहले। देखो ये एग्जैक्ट बताया नहीं है कि ईरान और ओमान से क्लियरेंस लेना होगा, ये जरूर बताया गया है कि उनकी प्रभुत्ता है। एक्नॉलेजिंग ईरान एज अ डिसाइसिव स्टेक होल्डर इन द रीजन्स एडमिनिस्ट्रेशन, हाँ ये जरूर अब उनको मानना होगा कि अब एक डिसाइसिव स्टेक होल्डर है ईरान, अगर हम स्टेट ऑफ हॉर्मुज की बात करते हैं तो वहाँ पे। ट्रांजिशनिंग कंप्लीटली फ्रॉम मैरीटाइम रूट टू लैंड कॉरिडोर्स फॉर ट्रांसपोर्ट, मतलब पूरी तरीके से चेंज कर देना, मैरीटाइम रूट्स का यूज़ करते थे पहले, अब सीधे लैंड कॉरिडोर्स की बात की जाए ट्रांसपोर्ट के लिए, ऐसा नहीं है। तो सी हमारा करेक्ट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू इन द कंटेक्स्ट ऑफ द पैसेज, कौन सा सही नहीं है? हिस्टोरिकली ग्लोबल डोमिनेंस हैज़ बीन अचीव्ड बाय लिंकिंग इकोनॉमीज टू नेवल पावर, बिल्कुल सही है। ऐतिहासिक रूप से पहले क्या था कि अपनी आर्थिक स्थिति को अपने नेवल पावर के साथ जोड़ दे तो उससे आपका डोमिनेंस आने लग जाता था, तो जो कि यूके, चाइना और ये रशिया कह सकते हैं, यूनाइटेड स्टेट्स ने करके दिखाया। तो ये नहीं है, मतलब ये सही है। प्रायर टू द वॉर से पहले शिप्स मूविंग थ्रू द स्टेट फेस्ड स्ट्रिक्ट रूल्स बाय ओमान, नहीं ये गलत है। वॉर से पहले किसी का कंट्रोल नहीं था, यहाँ पे कह रहा है कि जो अगर वहाँ से शिप्स को मूव करना है स्टेट ऑफ हॉर्मुज से तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूल जो कि ओमान के थे उससे गुजरना पड़ता था, नहीं। द डिसरप्शन ऑफ एनर्जी फ्लोज थ्रू टैक्टिकल वाटर वेज कैन इन्फ्लुएंस डिप्लोमेसी, एकदम सही है कि अगर टैक्टिकल वाटर वेज से आपकी एनर्जी को बाधा कर दिया जाए तो वो डिप्लोमेसी को प्रभाव डाल सकती है उसके ऊपर। इंडिया अबंडेंट है स्ट्रेटेजिक अपॉर्चुनिटी टू रिड्यूस डिपेंडेंसी बाय द चाबहार प्रोजेक्ट, हाँ इंडिया ने चाबहार प्रोजेक्ट भी छोड़ दिया था, अबंडन कर दिया था, ये भी सही है। तो बी हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है। ये आज का क्लोज टेस्ट, ठीक है, एक बार पढ़ के देखो फिर स्टार्ट करते हैं। आफ्टर अ लॉन्ग वेट द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन 2026 प्रीलिम रिजल्ट डैश लास्ट वीक, कह रहा है कि काफ़ी समय के बाद यूपीएससी 2026 प्रीलिम का रिजल्ट पिछले हफ्ते आ गया। नेहा नेम चेंज, जिनका नाम चेंज किया गया है, 23 की हैं, ह्यूमैनिटीज स्टूडेंट है, डिडेंट क्लियर, उनसे यूपीएससी प्रीलिम नहीं निकल पाया। शी इज़ डैश शी सेज बट वॉज नॉट बैंकिंग ऑन क्लियरिंग द सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम इन हर फर्स्ट अटैम्प्ट, कह रहा है कि शायद उनको निराशा तो है मगर वो बहुत ज़्यादा श्योर नहीं थी कि ये इतना जो सिविल एग्ज़ाम है ये अपने पहले अटेम्प्ट में ही क्लियर कर लेंगी, मतलब दुख तो है मगर उतना भी नहीं है। UPSC is one of India's most dashed competitive examination for recruiting senior government administrators, कह रहा है कि UPSC जो है भारत का बहुत ही ज़्यादा टफ हो सकता है या फिर बहुत ही ज़्यादा प्रतिष्ठित कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो सकता है कि वो जो सीनियर गवर्नमेंट ऑफिशियल या एडमिनिस्ट्रेटर को रिक्रूट करने के लिए ये इंडिया में है। एंड हैज़ लॉन्ग बीन टाइड डैश प्रेस्टीज, और ये प्रेस्टीज से काफ़ी समय से जुड़ा हुआ है। सोशल मोबिलिटी, मतलब लोगों की तुरंत सोशल अपलिफ्टमेंट हो जाता है जैसे ये जॉब लगती है, और जॉब सिक्योरिटी भी मिल जाती है। द सक्सेस रेट इज़ बिलो 1%, इसमें सफलता का जो दर है वो 1% से कम है। विच इज़ वाई इंटायर नेबरहुड, इसी वजह से जितनी भी जगह हैं जैसे कि ओल्ड राजेंद्र नगर हो गया और मुखर्जी नगर हो गया दिल्ली में, केम अप अराउंड इट्स प्रिपरेशन, तो वो इस प्रिपरेशन है, ये पूरे जितने एरिया हैं ये लगे हुए हैं, एक तरीके से ये हैं ही डेवलप ही इसलिए हुए हैं क्योंकि ये तैयारी करने के लिए ये यूपीएससी की जो तैयारी है उसको करवाते हैं। टुडे आज इंक्रीजिंगली एस्पायरेंट्स लाइक नेहा आर प्रिपेयरिंग फॉर द यूपीएससी विच हैज़ 3 stages, प्रिलिमिनरी, मेन एंड इंटरव्यू बाई देमसेल्फ,
कह रहा है कि आज बहुत से जो एस्पेरेंट्स हैं जैसे कि नेहा जैसे लोग जो अपने आप ही तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी एग्जामिनेशन के लिए, जिसमें पहला मतलब 3 स्टेज होते हैं, सबको पता है। द रीज़न आर मैनी, कह रहा है कि बहुत से कारण हैं। फ्रॉम सर्कमवेंटिंग एक्सपेंसिव कोचिंग फीस, कि एक्सपेंसिव फीस से बचने के लिए, टू क्रिएटिंग हाइपर पर्सनलाइज्ड स्टडी मटेरियल, या फिर अपना जो स्टडी मटेरियल बनाने के लिए जो कि खुद बहुत ज़्यादा पर्सनल हो। इस वजह से नेहा जैसे बहुत से स्टूडेंट खुद तैयारी करते हैं। नेहा डिडेंट वॉन्ट टू लीव हर नागपुर होम टू एनरोल इन अ कोचिंग सेंटर, नेहा नहीं चाहती थी कि वो अपने शहर को छोड़े कोचिंग सेंटर जाने के लिए। सो शी पेड ओवर 1 लाख टू एनरोल इन अ ईयर लॉन्ग ऑनलाइन क्लासरूम बाई अ वेल नोन दिल्ली बेस्ड इंस्टीट्यूट। तो उन्होंने 1 लाख रुपए देकर अपना जो डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम होता है उसमें अपने आप का अपना इनरोलमेंट करा लिया, एक बहुत ही कोई जाना माना दिल्ली बेस्ड इंस्टीट्यूट में। इट डिडेंट ऐड एनी डैश वैल्यू दो, हालांकि उस कोचिंग ने बहुत ज़्यादा उनकी मदद नहीं करी, ऐसा यहाँ पे मीनिंग आ रहा है। एंड शी ऑफन फाउंड इट डिफिकल्ट टू शेड्यूल अ वीकली 1-on-1 सेशन विद हर मेंटर, और उनको काफ़ी ज़्यादा तकलीफ होती थी अपना जो हफ्ते में एक बार 1-on-1 सेशन होता था अपने मेंटर के साथ, उसको क्या कहते हैं फॉलो करने में या उसको शेड्यूल करने में। सो शी लेफ्ट द कोर्स मिडवे, इसीलिए उन्होंने बीच में ही उस कोर्स को छोड़ दिया। एंड टर्न टू सेल्फ स्टडी, और सेल्फ स्टडी की तरफ मुड़ गई। एंड अ न्यू कोच बुक्स, अब उनकी जो नई जो कोर्स नया था वो कौन थी, किताबें थी। डाउनलोडेबल मटेरियल, जो फ्री में डाउनलोडेबल मटेरियल थे। शॉर्ट फॉर्म एक्सप्लेनर वीडियोज हो गए, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गई। ठीक है, समझ में आया। आफ्टर अ लॉन्ग वेट द यूपीएससी पब्लिक सर्विस कमीशन प्रीलिम रिजल्ट डैश लास्ट वीक से समझ में आ जाना चाहिए कि यहाँ पे पास्ट वर्ब हमसे मांग रहा है। आर रिलीज का कोई मतलब नहीं है, रिलीज का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। क्या रिलीज होना चाहिए, वह रिलीज होना चाहिए। ये एक्टिव वॉइस है, ये पैसिव वॉइस है। अब एक बात बताओ, ये रिजल्ट क्या कोई काम कर रहा है, या इस रिजल्ट के ऊपर किसी ने काम किया है, इस रिजल्ट को किसी ने निकाला है, वो कौन है, यूपीएससी है। कब निकाला, पिछले हफ्ते निकाला। तो क्या एक्टिव वॉइस रख सकते हैं, नहीं रख सकते। तो डी हमारा आंसर है, वर रिलीज्ड, ठीक है। शी इज डैश शी सेज बट वॉज नॉट बैंकिंग ऑन क्लियरिंग द सिविल सर्विस एग्जामिनेशन इन हर फर्स्ट अटेम्प्ट। अब उनका हुआ नहीं था तो क्या हो सकती है, नॉन चैलेंट। नॉन चैलेंट का मतलब होता है जो आदमी बेपरवाह होता है, ठीक है, एग्जेक्टिव होता है ये, तो इसको हम यूज़ नहीं करेंगे। शी इज़ अपसेट, वो काफ़ी ज़्यादा उदास हैं, दुखी हैं। हाँ बिल्कुल है, अगर किसी का नहीं होता तो दुख तो होता ही है। एक्स्टिक का मतलब होता है बहुत ज़्यादा जो खुश है। अनफ्लैपेबल का मतलब होता है जो किसी भी खराब स्थिति में शांत रहे। तो बेस्ट यहाँ पे क्या हमारा बी है। यूपीएससी इज वन ऑफ इंडियाज मोस्ट डैश कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन फॉर रिक्रूटिंग सीनियर गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटर्स या फिर ऑफिशियल्स। तो क्या हो सकता है यहाँ पे, नोटोरियस, नोटोरियस मतलब बदनाम। प्रेस्टिजियस का मतलब होता है जो बहुत ज़्यादा सम्मानित हो। क्या सम्मानित है, हाँ बिल्कुल। ऑब्सक्योर मतलब जो स्पष्ट ना हो। लैक लेक्चर जिसमें चमक ना हो। तो बेस्ट यहाँ पे क्या है, प्रेस्टिजियस। और हम लोग बार बार पढ़ते हैं कि भाई यूपीएससी जो है वो एक प्रेस्टिजियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, ठीक है। एंड हैज़ लॉन्ग बीन टाइड डैश विथ प्रेस्टीज सोशल मोबिलिटी एंड जॉब सिक्योरिटी। काफ़ी समय से इसको एक तरीके से सम्मान प्रतिष्ठा के साथ जोड़ा जाता है, सोशल अपलिफ्टमेंट या मोबिलिटी के साथ जोड़ा जाता है, जॉब सिक्योरिटी के साथ जोड़ा जाता है। कौन सा प्रीपोजिशन होना चाहिए, विद, फ्रॉम, अगेंस्ट, टू। अब देखो टाइड विद का मतलब होता है जैसे कोई मैच ड्रॉ हो गया हो, टाई हो गया हो, टाइड विद, ठीक है। जैसे द मैच एंडेड इन अ टाई विद पाकिस्तान, है ना, जो मैच था वो एंड में पाकिस्तान के साथ टाई हो गया, तो यूज़ नहीं करेंगे। टाई फ्रॉम कुछ नहीं होता, सेपरेट फ्रॉम होता है, टाई फ्रॉम नहीं होता, अलग होना नहीं। टाई अगेंस्ट, टाइड अगेंस्ट का कोई मतलब नहीं आ रहा है यहाँ पर, ठीक है। टाइड टू, हाँ काफ़ी ज़्यादा डीप कनेक्शन है प्रेस्टीज के साथ, सोशल मोबिलिटी के साथ और जॉब सिक्योरिटी के साथ। तो यहाँ पे क्या होगा, टाइड टू होगा। जब कनेक्शन की बात आए तो यहाँ पे टाइड टू जो है एक फिक्स्ड ईडियम की तरह या फिर फिक्स्ड एक्सप्रेशन की तरह हम इसको यूज़ करते हैं। फिफ्थ वाला देखो, इट डिडेंट ऐड एनी वैल्यू दो। उन्होंने 1 लाख रुपए देकर क्या कहते हैं ऑनलाइन क्लासरूम खरीदा था, मगर कोई वैल्यू उसने ज़्यादा ऐड नहीं करी। सुपरफ्लुअस, सुपरफ्लुअस का मतलब होता है जो बिल्कुल फालतू हो, है ना, किसी काम का ना हो। रेसिडुअल का मतलब होता है बचा हुआ। इंक्रीमेंटल काफ़ी बार देख चुके हैं। अच्छा, डेट्रीमेंटल का मतलब क्या होता है,
हानिकारक, है ना, हार्मफुल। तो इंक्रीमेंटल क्या होगा? इंक्रीमेंटल का होता है कि धीरे धीरे स्टेप वाइज बढ़ोतरी होना, धीरे धीरे, ठीक है। तो यार कि किसी तरीके की उसने इंक्रीमेंटल वैल्यू जो है ऐड नहीं करी जो उन्होंने 1 लाख रुपए खर्च किया था। यहाँ मीनिंग भी आ रहा है, तो सी हमारा करेक्ट आंसर है। अब ये है आज का पहला दंबल, ठीक है। एक बार खुद से पढ़ के देखो, ट्राई करो, फिर स्टार्ट करते हैं। Judicial standardization subsequently elevated bodily autonomy to a fundamental right, introducing strict proportionality checks against compelled genetic disclosures। क्या कह रहा है कि अब एक जुडिशियल स्टैंडर्डाइजेशन मतलब एक समान ही कानून जो है वो सारे कोर्टों के लिए है, और उसमें क्या है कि जो बॉडी की आपकी आज़ादी है, अपनी बॉडी की जो ऑटोनॉमी है, उसको एक तरीके से मौलिक अधिकार दे दिया है कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने ही दिया होगा। और ऐसा कड़ा कानून लेके आए हैं कि लोगों को अब मजबूर नहीं किया जा सकता है कि वो अपनी जो जेनेटिक जानकारियां हैं उसको लोगों के सामने डिस्क्लोज करें, ठीक है। क्या समझ में आया कि जेनेटिक्स के बारे में बात हो रही है, लोगों की आज़ादी के बारे में बात हो रही है, फिर भी अभी कोई टॉपिक एकदम ये नहीं कह सकते कि हाँ इसी से स्टार्ट करते हैं। तो जरा दूसरा वाला पढ़ के देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट precedents traditionally prioritize the social protection of legitimacy over forensic curiosity by restricting routine paternity testing। अब प्रेसिडेंट मतलब जो पहले के एग्जाम्पल रहे हैं, कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का पुराना एक तरीके से फैसले जो हैं उसमें ये बार बार देखा गया है कि जो बार बार लोगों के डीएनए टेस्ट कराए जाते हैं उसमें ये रोक लगाते हैं, ठीक है। तो अब ये दिखा कि हाँ सुप्रीम कोर्ट ने पहले इन सब मामलों में डीएनए वाले टेस्ट में जो लगातार बार बार कराया जा रहा है उसमें रोक लगाई थी। साइंटिफिक इनफैलिबिलिटी, अल्टीमेटली इनफैलिबिलिटी का मतलब कि कभी उससे कोई गलती हो ही नहीं सकती है, जो भी बताएगी साइंटिफिक जो तरीके हैं, मेथड है, वो एकदम अचूक रिजल्ट देंगे। अल्टीमेटली सर्व्स जस्टिस only when judicial mandates position forensic confirmation as a verified last resort। कह रहा है कि साइंटिफिक तरीकों का यूज़, ये जो साइंटिफिक मेथड है, ये तब जाके सही होगा इनका यूज़ करना जब सारे रास्ते बंद हो चुके होंगे, मतलब कोर्ट के पास कोई रास्ता नहीं होगा कि किस तरीके से चीज़ों को, केस को सॉल्व किया जाए, तब जाके ये लास्ट तरीका होगा कि इसको अपनाया जाए। Reliable scientific proof conversely overrode legal fiction whenever existing material record completely fail to resolve identity disputes। कह रहा है कि जो साइंटिफिक प्रूफ होते हैं, जितने भी लीगल फिक्शन होते हैं, मतलब अदालतों में जो केस चल रहे हैं, है ना, आप एक दूसरे के खिलाफ, उसको सॉल्व करने के लिए जब जो अदालतें के जितने भी डेटा हैं, रिकॉर्ड हैं, उस केस को नहीं सॉल्व कर पाते हैं, तो ये साइंटिफिक प्रूफ जो है वो आइडेंटिटी वाले डिस्प्यूट को सॉल्व कर देते हैं, ठीक है, डीएनए टेस्ट देकर। क्या होना चाहिए सोचो। सेकंड को देखो, यहां पे कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो पहले किस तरीके के डिसीजन देता था, किस तरीके के डिसीजन देता था, मतलब जब भी बहुत ज़्यादा अगर फॉरेंसिक डीएनए टेस्ट होता था तो वो एक तरीके से रोक लगाता था कि नहीं, लोगों के भाई प्रोटेक्शन का जो जिम्मेदारी है उसको ध्यान में रखते हुए या फिर उसको प्रायोरिटी देते हुए उस टेस्टों पे रोक लगाने की कोशिश करता था। तो 2 से स्टार्ट करें अगर। उसके बाद देखो, अब ये जो पुराने तरीके थे ये थे क्या, कि अगर कोई भी डिस्प्यूट सॉल्व नहीं हो रहा है तो ये जो साइंटिफिक तरीके थे उनके प्रूफ से चीज़ें क्लियर हो जाती थी, जो केसेस थे, फिक्शंस थे, वो ख़त्म हो जाते थे। तो 2-4। उसके बाद एक चीज़ देखो कि अब बार बार इस तरीके की चीज़ें ना हो, इसीलिए जो जुडिशियल एक कानून स्टैंडर्डाइजेशन बना कि बॉडली ऑटोनॉमी को उन्होंने फंडामेंटल का अधिकार दे दिया, और एक तरीके से एक ऐसा कानून ले आए, कड़ा कानून ले आए कि आप किसी को मजबूर नहीं कर सकते हो कि वो अपनी जेनेटिक चीज़ों को डिस्क्लोज करे, ठीक है। अब लास्ट में थर्ड में देखो, ये कह रहा है कि साइंटिफिक तरीके जो हैं वो तभी जस्टिस दे सकते हैं जब उनको एक तरीके से लास्ट तरीकों के हिसाब से उसको यूज़ किया जाए, कि जब कोई रास्ता ना हो, जब कुछ ना बचे, तब जाकर हम इन तरीकों का यूज़ करें, तभी ये है कि पूरी तरीके से लोगों को जस्टिस दे सकते हैं। तो 2-4-1-3 होना चाहिए, ठीक है।
यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता था। 4213 तो आएगा नहीं, क्योंकि 4 से यहाँ से कोई टॉपिक स्टार्ट नहीं हो रहा, तो ये नहीं होएगा। 1 से यहाँ पे लोगों को कंफ्यूजन हो सकता था, मगर 1 के बाद सीधे 4 आ गया था कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट क्या कहते हैं लॉ बनाया गया। फिर यहाँ पे ये बता देगा कि ये साइंटिफिक प्रूफ जो है वो मदद करता है लीगल फिक्शन को ख़त्म करने के लिए। तो एक तरीके से कंट्रास्टिंग दोनों ही सेंटेंस है, तो एक साथ नहीं आएगा। तो ये भी नहीं होना था, ये भी नहीं, थोड़ा सा कन्फ्यूजन यहाँ पे था, मगर अगर सारे सेंटेंस पढ़ते तो जो मीनिंग आ रहा था वो ए के हिसाब से आ रहा था, 2413। अब इसको ट्राई करो। Aggressive digital marketing campaigns intentionally highlight selective healthy attributes like baking to project an artificial impression of nutritional wholesomeness। कह रहा है कि बहुत ज़्यादा जो डिजिटल मार्केटिंग होती रहती है, चाहे वो फेसबुक हो गया या इंस्टाग्राम हो गया या यूट्यूब हो गया, वहाँ पर तो क्या करती हैं कंपनियां, क्या करती हैं कि वो अपनी किसी भी प्रोडक्ट का कोई अच्छी सी चीज़ जो है वो उस बार बार मार्केटिंग में मार्केट करती हैं, मतलब ऐड में दिखाती हैं। तो आप लोगों को या हम लोगों को ऐसा लगता है कि भाई ये तो अच्छी चीज़ है, इसके अंदर सारे न्यूट्रिशनल वैल्यू हैं, हम इसको खा सकते हैं। ठीक है। रैम्पेंट कमर्शियल प्रमोशन ऑफ हाईली इंजीनियर्ड addictive dietary products continues entirely unchecked across modern mass media networks। कह रहा है कि बहुत तेजी से, बहुत ज़्यादा तरीके से, रैम्पेंट तरीके से इन सब प्रोडक्ट का प्रमोशन होता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा एडिक्टिव होते हैं। मतलब अगर आपने खाया तो आपको एक तरीके से एडिक्शन हो जाएगा, नशा हो जाएगा, बार बार आप खाओगे। क्योंकि ऐसा होता है कि यार जैसे आप मोमोज खाते हो कभी, है ना, देखो जो लोग मोमोज खाते हैं लगातार मोमोज खाते ही रहते हैं। क्यों? क्योंकि ब्रेन में डोपामाइन पैदा होता है, और वो डोपामाइन वही है जब आदमी नशा करता है। ठीक है। तो आपको बार बार लगेगा कि एक बार खा लेते हैं चलकर, एक बार खा लेते हैं चल के। तो वही चीज़ डाइटरी प्रोडक्ट के साथ होती है कि वो आपके दिमाग में डोपामाइन को कहते हैं प्रोड्यूस करता है, इस वजह से आपको अच्छा लगता है। तो वही कह रहा है कि एक तो एडिक्टिव डाइटरी प्रोडक्ट होते हैं इनके, और इनको रोकने वाला कोई नहीं है, ये बहुत धड़ल्ले से अपना प्रमोशन कर रहे हैं। कॉम्प्रिहेंसिव स्टैट्यूटरी advertising restriction remains increasingly unavoidable as medical consensus links these obscure risks to severe public health harm। कह रहा है कि मेडिकल डॉक्टरों ने एक तरीके से बोला है कि ये जो स्टैट्यूटरी मतलब लॉ कि एक बहुत ही व्यापक कानून आना चाहिए इन एडवर्टाइजिंग की रेस्ट्रिक्शन के लिए, इनको रोकने के लिए, ताकि जो एक तरीके से जो छुपे हुए रिस्क हैं, ऑब्सक्योर्ड मतलब जो छुपे हुए रिस्क हैं इन प्रोडक्ट में, जो कि लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा हानिकारक हैं, उसको दर्शाया जा सके या फिर उसको रोका जा सके। ठीक है। सेलेक्टिव प्रमोशनल डिस्क्लोजर्स सिस्टमैटिकली ऑब्सक्योर डीप अंडरलाइंग केमिकल रिस्क सच एज एक्सट्रीम सोडियम कंसंट्रेशन एंड रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट। कह रहा है कि फिर ये एक बहुत ही ज़्यादा सेलेक्टिव प्रमोशन करते हैं अपने प्रोडक्ट का। जो अच्छी चीज़ें होती हैं एक तरीके से उनको तो दिखाते हैं, मगर जो ख़राब चीज़ें होती हैं जैसे कि सोडियम कंसंट्रेशन बहुत है या फिर कार्बोहाइड्रेट है, उसको छुपा लेते हैं, जिससे बहुत ज़्यादा खतरा होता है हमारे हेल्थ के लिए। ठीक है। किससे स्टार्ट कर सकते हैं? ऑप्शन देखो, 2 से स्टार्ट, ज़्यादातर सारे ऑप्शन जो 2 से ही हैं। 1 वाला एकदम अलग है, इसको हम बाद में चेक करेंगे। तो पहले 2 के पास चलते हैं। देखो यहाँ पे क्या कह रहा है कि बहुत ज़्यादा कमर्शियल प्रमोशन होता है बहुत तेज़ी से इन हाईली इंजीनियर्ड और एडिटिव जो प्रोडक्ट्स हैं उनका, और उनको रोकने वाला कोई भी नहीं है। ठीक है। 2 से स्टार्ट करते हैं। अब उसके बाद क्या कर सकते हैं? क्या थर्ड को ला सकते हैं? 2 के तो बाद थर्ड है कोई नहीं है। 2 के बाद या तो 1 है या तो 4 है। कह रहा है ये सेलेक्टिव प्रमोशनल डिस्क्लोजर जो कि बहुत सी चीज़ों को छुपा लेते हैं, जैसे कि सोडियम कंसंट्रेशन और रिफाइंड प्रोडक्ट, या फिर इसको लेके आए कि ये एग्रेसिव डिजिटल मार्केटिंग कैंपेन करते हैं जानबूझकर, ताकि अपनी जो सेलेक्टिव चीज़ें हैं उनको अच्छा दिखा सकें और हमारे दिमाग में ये इंप्रेशन बना सकें कि देखो भाई ये बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशनल है ना। तो क्या सही लग रहा है, 4 लेके आए कि 1 लेके आए? 1 ज़्यादा सही लग रहा है ना। उसके बाद क्या कर सकते हैं? अब देखो इसी बात को आगे बढ़ाने के लिए यहाँ पे सेलेक्टिव प्रमोशनल की बात करते हैं कि ये जो चीज़ें छुपा लेते हैं वो काफ़ी ज़्यादा रिस्की होती है, जैसे कि सोडियम कंसंट्रेशन और रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट को। तो 2, 1, 4। अब लास्ट में बोल रहा है कि एक ऐसी कानून की हम लोग की इस समय ज़रूरत है कि इनको ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाया जाए। तो 2, 1, 4, 3। ठीक है। तो बी हमारा आंसर। तो ठीक है, आज का लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं। आई होप आपको कुछ सीखने को मिला होगा,
और आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको आज का लेक्चर कैसा लगा और आपको क्या सीखने को मिला। अगर आप मुझसे इंग्लिश ग्रामर पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारा ऐप इंग्लिश माध्यम प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप ओपन करते ही आपके सामने होम स्क्रीन आएगी। वहाँ पे आपको 5 ऑप्शन मिलेंगे, मेन, लाइब्रेरी, फीड, लेक्चर, पास। लेक्चर में क्लिक करते ही आपके सामने 2 वर्जन आएंगे, फ्री और पेड। पेड में क्लिक करते ही आपके सामने इंग्लिश ग्रामर का एक सेक्शन आएगा जहाँ पे मैंने इंग्लिश एसएससी के लिए बहुत ही डिटेल में बताया हुआ है और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बताया है, जो कि आपके कॉन्सेप्ट्स को और अच्छा करेगा और आपको अच्छे मार्क्स लाने में हेल्प करेगा। तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।